नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। खाद्य एवं कृषि संगठन ने काली मृदा की वैश्विक स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पहली भारत मध्य एशिया बैठक में कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। देश की कई लीगेसी लैंडफिल साइट्स के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अभी तक कोई उपचार योजना प्रस्तुत नहीं की गई। पर्यावरणीय प्रभाव की स्व रिपोर्टिंग के लिए कंपनियों के लिए मानक संशोधित मसौदे को मंजूरी दी गई और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी और भारत के प्रधानमंत्री ने रोम में FAO मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 1 के टॉपिक विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने काली मृदा की वैश्विक स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक काली मृदा खनिजों से समृद्ध होती है। इसकी ऊपरी सतह काली और ये जैविक कार्बन से समृद्ध होती है। ये कार्बन कम से कम 25 सेंटीमीटर गहराई तक होती है। इस मृदा का काला रंग कार्बनिक पदार्थ के संचय की वजह से होता है, जो कि घास वाली वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन्न होता है। काला रंग बनने की इस प्रक्रिया को मेलानाइजेशन कहा जाता है। विश्व भर में काली मृदा का विस्तार 725 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर है, जो वैश्विक मृदाओं का 5.6% है और साथ ही इसमें विश्व की मृदा जैविक कार्बन का 8.2% हिस्सा मौजूद है। भारत में काली मृदा का विस्तार अधिकतर दक्कन के लावा पठार और मालवा के पठार पर है। देश में ये मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा के समक्ष कई खतरे मौजूद हैं। काली मृदा में कार्बनिक पदार्थों का ह्रास हो रहा है। ऐसा प्राकृतिक भूखंडों को कृषि भूमि में बदलने और काली मृदा पर की जाने वाली कृषि संबंधी गतिविधियों के निरंतर कुप्रबंधन की वजह से हो रहा है। पूर्ववर्ती घास भूमियों की काली मृदा में वायु अपर्दन एक विशेष समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी में शुष्क जलवायु वायु अपर्दन की उच्च दर के प्रति स्वाभाविक रूप से अति संवेदनशील होती है और इसीलिए इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं ताकि काली मृदा का संरक्षण किया जा सके। इसके तहत घास के मैदान, वन और आर्द्रभूमि वनस्पति के अंतर्गत काली मृदा पर प्राकृतिक वनस्पति आवरण का संरक्षण किया जाना चाहिए। कृषि के अंतर्गत आने वाली काली मृदा के लिए संधारणीय मृदा प्रबंधन को अपनाने की जरूरत है। काली मृदा कई मामलों में लाभकारी है, जैसे कि मनुष्यों के लिए ये खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मृदा ज्यादा जैविक पदार्थ युक्त और उर्वर है। इस मृदा की संरचना बेहतर है और ये किसान की आय में वृद्धि करती है। साथ ही ये पौष्टिक खाद्य उपलब्ध कराकर मानव कल्याण करती है, लोक संस्कृति को समृद्ध करती है और वैकल्पिक आजीविका प्रदान करती है। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की बात करें तो ये मृदा जैविक कार्बन प्रक्षालन में सहायक है। इसके अलावा ये मृदा की जैव विविधता को बनाए रखती है। साथ ही काली मृदा उर्वरता को बनाए रखती है और जल भराव तथा मृदा सघनता को कम करती है। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की दृष्टि से भी काली मृदा महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी मृदा को सूखा और बाढ़ सहिष्णु बनाने में मदद करती है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में संतुलन स्थापित करती है। ये वैश्विक ताप वृद्धि को कम करती है और इस मृदा में जैविक कार्बन भंडारण की उच्च क्षमता है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पहली भारत मध्य एशिया बैठक में कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। ये बैठक ऐसे समय में आयोजित हुई है जब भारत और मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मध्य एशिया क्षेत्र के देश 1990 के दशक में स्वतंत्र हुए थे। इसके बाद से इन देशों के साथ भारत के संबंध धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। मध्य एशिया का महत्व सुरक्षा की दृष्टि से भी है। ये धार्मिक अतिवाद, कट्टरवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि इस क्षेत्र के समाजों और क्षेत्रीय स्थिरता के समक्ष चुनौतियां पैदा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो मध्य एशिया के सभी देश यूरेनियम, सोना और गैस जैसे खनिजों से समृद्ध हैं। ये क्षेत्र जल विद्युत संसाधनों से भी संपन्न है। वहीं सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो भारत सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के माध्यम से इन देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को साझा करता है। सिल्क रूट के माध्यम से बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में प्रसारित हुआ था। ये मार्ग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक उपयोग में रहा था।
मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कई पहलें और भी शुरू की गई हैं, जैसे कि भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 2012 मध्य एशिया क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक पहल है। ये राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक व्यापक ढांचा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा विकसित कर रहा है और अशगाबाद समझौते का सदस्य बन गया है। भारत तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी तापी पाइपलाइन का हिस्सा है। जनवरी 2022 में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह परियोजना पर संयुक्त कार्य समूहों की घोषणा की गई थी। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक शहरीकरण और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में है। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो शहरों में सबसे बड़ी समस्या अपशिष्ट प्रबंधन की है और देश की कई लीगेसी लैंडफिल साइट्स के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अभी तक कोई उपचार योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। देश की 1080 लीगेसी लैंडफिल साइट्स के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अभी तक कोई उपचार योजना प्रस्तुत नहीं हुई और इनमें से 591 लैंडफिल साइट्स 5 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य अपशिष्ट मुक्त शहर का निर्माण करना और वर्ष 2026 तक सभी लीगेसी लैंडफिल साइट्स का 100% उपचार करना है। ये मिशन नगर पालिकाओं के लिए लीगेसी लैंडफिल के जैव उपचार के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। साथ ही इन साइट्स को साफ करने के बाद उपचारित भूमि के वैकल्पिक उपयोग के लिए योजनाओं को तैयार करना भी आवश्यक बनाता है। जैव उपचार सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जैविक अपशिष्ट को निम्नीकृत करने की प्रक्रिया है। इसके लिए डंप साइट्स में जैविक इनोकुलम को मिलाया जाता है। दरअसल लैंडफिल साइट्स पर पुराना अपशिष्ट जो कि 3 महीने से अधिक समय तक पड़ा रहता है उसे लीगेसी डंप साइट माना जाता है। भारत में 3000 से ज्यादा डंप साइट्स का उपचार करने या उन्हें स्थायी रूप से समाप्त करने की जरूरत है। अवैज्ञानिक रूप से निर्मित लैंडफिल लीचेट्स पैदा करते हैं और साथ ही ये मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और भूजल प्रदूषित करते हैं। लीचेट गीले अपशिष्ट से निकलने वाला एक तरल जहरीला पदार्थ है। लीगेसी अपशिष्ट के उपचारों के उपाय की बात की जाए तो इसमें वैज्ञानिक कैपिंग की जाती है। इसके तहत वैज्ञानिक रूप से निर्मित लैंडफिल पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। लैंडफिल कैपिंग में आमतौर पर अपशिष्ट पदार्थों के ऊपर मृदा की परत चढ़ाई जाती है ताकि अपशिष्ट में वर्षा जल या सतह के पानी के प्रवेश की मात्रा को कम किया जा सके। दूसरा है लैंडफिल माइनिंग या फिर इसे बायो माइनिंग भी कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों से पुनर्चक्रण योग्य एवं राजस्व पैदा करने वाले हिस्सों को निकाल लिया जाता है। इस तकनीक में जैव उपचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं लीगेसी अपशिष्ट के घटक, संभावित उपयोग और संबंधित पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में। लीगेसी अपशिष्ट के घटक हैं मृदा जैसे कि महीन पदार्थ। इसका संभावित उपयोग जो है वो अर्थ फिलिंग यानी मिट्टी भराव एवं सड़क निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल के अलावा निर्माण उद्योग में चिकनी मिट्टी के विकल्प के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे ये हैं कि इसमें रिसाव योग्य भारी धातुएं और जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं। दूसरा है अपरिष्कृत अक्रिय पदार्थ। ये निचले भूखंडों को भरने में और निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग में एग्रीगेटर के रूप में उपयोगी है। इससे रिसाव हो सकता है और आसपास संक्रमण फैल सकता है। तीसरा है स्क्रैप पॉलीमरिक दहनशील पदार्थ। इसे रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल और सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके भी पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरे हैं। इस अपशिष्ट में मौजूद अक्रिय पदार्थ राख और सल्फर प्रदूषण फैलाते हैं। चौथा है खतरनाक पदार्थ। इसे वैज्ञानिक लैंडफिल में डाला जा सकता है जहां इसका प्रासंगिक उपयोग संभव है और अगर इसका सही तरीके से निपटान नहीं किया गया तो ये कई पर्यावरणीय खतरे पैदा कर सकता है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरणीय प्रभाव की स्व रिपोर्टिंग के लिए कंपनियों के लिए मानक के संशोधित मसौदे को मंजूरी दी गई। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ने जनता के सुझाव लेने के लिए ये मसौदा जारी किया है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव बायोडायवर्सिटी स्टैंडर्ड की स्वतंत्र मानक निर्धारण संस्था है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है। ये व्यवसायों को उनकी गतिविधियों से जैव विविधता पर पड़ने
होने वाले प्रभावों के प्रति उत्तरदायी बनाने में मदद करती है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव मानकों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संगठन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर उनके द्वारा डाले गए प्रभाव की रिपोर्टिंग कर सके। जैव विविधता पर GRI प्रकटीकरणों को अंतिम बार वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन ने वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया है। ये सभी संबंधित हितधारकों के लिए जैव विविधता की बहाली के लिए सामूहिक प्रतिबद्धताओं को परिभाषित करेगा। ये मानक इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मसौदे में जो प्रमुख प्रस्ताव किए गए हैं उसके तहत संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में रिपोर्टिंग दिखाई देनी चाहिए। संगठनों को उनकी गतिविधियों के सबसे बड़े प्रभावों की ओर ध्यान देने में सहायता करनी चाहिए। जैव विविधता के नुकसान के लिए उत्तरदायी कारकों को सामने लाने के लिए नए प्रकटीकरणों को शामिल किया जाना चाहिए। जैव विविधता से संबंधित मानवाधिकारों के प्रभावों को सामने लाने के लिए आवश्यकताओं को जोड़ा जाना चाहिए। स्थान विशेष डेटा प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए। इससे व्यवसायों को कार्यस्थलों के संबंध में पारदर्शी बनाया जा सकेगा। जैव विविधता सभी स्रोतों से सजीवों की भिन्नता होती है। इन स्रोतों में स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स आते हैं। इसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता शामिल होती है। इस तरह से जैव विविधता के 3 घटक शामिल होते हैं: जीन, प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। इस खबर को आप एक केस स्टडी के तौर पर कहीं पे मेंशन कर सकते हैं। एथिक्स के पेपर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की सलाह को अस्वीकार करते हुए भ्रूण में प्रमस्तिष्कीय विकारों के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी है। न्यायालय ने कहा कि बच्चे को जन्म देना महिला की इच्छा पर निर्भर है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी MTP अधिनियम 1971 में 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई है और इस टाइम पीरियड के बाद केवल भ्रूण में गंभीर विकारों के मामले में ही गर्भ समाप्ति की अनुमति दी गई है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अविवाहित महिलाओं को भी उनके 20 से 24 सप्ताह के गर्भ का सुरक्षित और कानूनी तरीके से गर्भपात कराने का अधिकार है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ये तय करता है कि 24 सप्ताह के बाद गर्भ को समाप्त किया जा सकता है या नहीं। गर्भपात नैतिक दृष्टिकोण से बहस का विषय रहा है। भारतीय कानून एक महिला को गर्भधारण के लंबे समय के बाद भी गर्भपात कराने के अधिकार को मान्यता देता है। इसमें 2 तरह के विचार हैं। दरअसल प्रो चॉइस मूवमेंट ये माता पर केंद्रित है और प्रो लाइफ मूवमेंट जो कि बच्चे के जीवन पर केंद्रित है। प्रो चॉइस मूवमेंट ये कहता है कि एक महिला को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है। जन्मजात दोष बच्चे के लिए घातक हो सकता है या आजीवन पीड़ा का कारण बन सकते हैं। इसमें माता पिता आजीवन दुखी रह सकते हैं। इसके अलावा राज्य महिलाओं की आयु यानी नाबालिग और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसके अलावा किसी भी बच्चे को अवांछित रूप से जन्म नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं प्रो लाइफ मूवमेंट के तहत भ्रूण के जीवन के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी से भविष्य में जन्मजात विकारों को ठीक किया जा सकता है और ये मानवता के खिलाफ है। साथ ही राज्य का दायित्व है कि वो भ्रूण सहित सभी के जीवन की रक्षा करे। भारत के प्रधानमंत्री ने रोम में FAO मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लॉन्च पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन को बधाई दी। उन्होंने मिलेट्स को भविष्य के लिए पसंदीदा भोजन बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मिलेट्स कई तरीके से लाभकारी है। उपभोक्ताओं के लिए ये इसलिए लाभकारी है क्योंकि ये ग्लूटेन मुक्त होता है, तो ये सेलिएक रोगियों के लिए फायदेमंद है। टाइप 2 मधुमेह, गैस्ट्रिक अल्सर या कोलन कैंसर से बचाता है। इसके अलावा ये प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ होते हैं। इनसे कब्ज और गैस जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। ये एनीमिया, यकृत के विकार और अस्थमा के प्रभाव को कम करते हैं। मिलेट्स किसानों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि ये चरम मौसम को सहने में सक्षम है और इसकी खेती कम जोखिमपूर्ण होती है। इन फसलों में उर्वरक और कीटनाशक जैसे आगतों की कम जरूरत होती है। ये अंतर फसल एवं मिश्रित फसल के रूप में भी उगाए जा सकते हैं। पारितंत्र की दृष्टि से भी मोटे अनाज महत्वपूर्ण हैं। ये संधारणीय उपभोग एवं उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। ये जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में सहायता करते हैं। ये भुखमरी को समाप्त करने के प्रयासों में सहयोग करते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में स्वीकार किया था। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 खाद्य सुरक्षा और पोषण में मिलेट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को लोकप्रिय रूप से पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है।
ये छोटे दाने वाले अनाजों का एक विविध समूह है। ये सब पोएसी कुल से संबंधित हैं। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी आदि शामिल हैं। ये भारत की अलग अलग क्षेत्रों की देशी प्रजातियां हैं। मोटे अनाज सूक्ष्म पोषक तत्वों के समृद्ध स्रोत हैं। इनमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट्स और 15 से 20% डाइटरी फाइबर होते हैं। हरित क्रांति के आगमन के साथ मिलेट्स केवल चारे की फसल बनकर रह गए थे। आपको बता दें कि हरित क्रांति में गेहूं और चावल की फसलों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। हालांकि भारत अब भी विश्व का 20% मिलेट्स उत्पादित करता है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं। जैसे वर्ष 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया गया था। मिलेट्स की खेती करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत मध्याह्न भोजन योजना में सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स की आपूर्ति को अनिवार्य किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। जल्लीकट्टू। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और इसके नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। ये कानून जल्लीकट्टू खेल को जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस खेल के समर्थकों का दावा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत सांस्कृतिक अधिकारों का हिस्सा है। जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल त्योहार के अवसर पर किया जाता है। इस खेल में बैलों को वश में करने का प्रयास किया जाता है। जल्लीकट्टू में श्रेष्ठ देसी नस्लों के बैल या सांड किसानों के बल और चालाकी की परीक्षा लेते हैं। हालांकि इसे एक हिंसक खेल माना जाता है। अगला टॉपिक है ई संजीवनी, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा। ई संजीवनी ने 8 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है जो चिकित्सक के पास जाकर परामर्श लेने के पारंपरिक तरीके का एक विकल्प प्रदान करता है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक ई स्वास्थ्य पहल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का एक भाग है। इसमें 2 कार्यक्षेत्र शामिल हैं। ई संजीवनी आयुष भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। ये केंद्र आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को टेली परामर्श सहायता प्रदान करके ग्रामीण शहरी डिजिटल स्वास्थ्य में मौजूद अंतराल को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा कार्यक्षेत्र है ई संजीवनी ओपीडी। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी एक परामर्श पत्र है। इसका उद्देश्य टेली मार्केटर्स और अन्यों से आने वाली कॉल्स की पहचान करने और उनके बारे में सूचना आधारित विकल्प लेने में टेलीफोन ग्राहकों की मदद करना है। ये ट्रू कॉलर, भारत कॉलर आईडी, एंटी स्पैम आदि की तरह है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये रोबो कॉल, स्पैम कॉल और धोखाधड़ी वाले कॉल से ग्राहकों को बचाएगा। लेकिन इसके साथ एक चुनौती ये है कि इससे निजता से जुड़े मुद्दे उभर सकते हैं। स्पॉन्ज ब्लीचिंग यानी स्पंज विरंजन। इस साल न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर अब तक की सबसे बड़ी स्पंज विरंजन की घटना देखी गई है। स्पंज घने, संरंध्र युक्त और कंकाल वाले साधारण जलीय जीव हैं। ये दुनिया भर में मौजूद प्रवाल भित्तियों में पाए जाते हैं। स्पंज जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं। ये भोजन के लिए छोटे खाद्य कणों पर निर्भर होते हैं। ये कार्बन को जल स्तंभ के जरिए समुद्र के नीतल तक ले जाते हैं, जहाँ इस कार्बन को वहाँ पाए जाने वाले अकशेरुकीय जीव ग्रहण कर लेते हैं। स्पंज केकड़ों, झींगों और स्टारफिश जैसी प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। प्रवालों की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान की वजह से विरंजन का खतरा होता है। अगला टॉपिक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मॉडल है। ये संवाद करने में सक्षम है। ये मानव की तरह प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। इसे ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। ये अनुवर्ती प्रश्नों यानी फॉलो अप क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत पूर्व कथन को चुनौती दे सकता है और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है। इस मॉडल को ये पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि आगे क्या होगा। यही कारण है कि तकनीकी रूप से चैट जीपीटी के साथ बातचीत की जा सकती है। ये मॉडल जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर टी यानी GPT-3 पर आधारित है। GPT-3 एक तरह का कंप्यूटर भाषा मॉडल है। ये इनपुट के आधार पर मानव के समान टेक्स्ट निर्मित करने के लिए डीप लर्निंग तकनीकों पर निर्भर करता है।
स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण ये एक जीवाणु जनित संक्रमण है। ये गले में सूजन और दर्द का कारण बनता है। ये आमतौर पर समूह ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये संक्रमण आमतौर पर 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। इस संक्रमण के लक्षण हैं ज्वर, टॉन्सिल्स में सूजन, सिर दर्द, दाने, मुंह के अंदर लाल चकत्ते होना आदि। संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियों में इम्पेटिगो, स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप थ्रोट शामिल हैं। पैथो डिटेक्ट किट। पैथो डिटेक्ट किट भारत की पहली स्वदेशी टीबी डिटेक्शन किट है। इसे पुणे स्थित माइलैब ने बनाया है। इस किट को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, टीबी विशेषज्ञ समिति और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से स्वीकृति मिल गई है। इस किट से किया गया एकल टेस्ट किसी भी व्यक्ति में टीबी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगा सकता है। ये आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के विरुद्ध प्रतिरोध का भी पता लगा सकता है। ये किट कुशल रूप से स्वचालित है। ये टेस्ट करने के लिए उच्च विशेषज्ञता की आवश्यकता को कम करती है। इस किट को भारतीय परिस्थितियों में कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। इसकी लागत कम है, साथ ही इसके संचालन के लिए विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। 2 अफ्रीका पल्स। मेटा यानी फेसबुक भारत में 2 अफ्रीका पल्स का विस्तार करने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी करेगी। 2 अफ्रीका पल्स समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी केबल प्रणालियों में से एक है। ये प्रणाली अफ्रीका, एशिया और यूरोपीय देशों को आपस में जोड़ेगी। एक बार पूरी हो जाने के बाद ये प्रणाली कुल 3 बिलियन लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही ये भारत में फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगी। भारतीय नौसेना क्रेस्ट। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के लिए प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर तथा भारतीय नौसेना क्रेस्ट के एक नए डिजाइन को मंजूरी दी है। क्रेस्ट में संशोधन अशोक सिंह शीर्ष के नीचे के फाउल एंकर को क्लियर एंकर से बदलने के लिए किया गया है। इसमें आदर्श वाक्य शम नो वरुण अशोक सिंह शीर्ष के नीचे अंकित है। इस वाक्य का आह्वान वेदों में किया गया है, जिसका मतलब है महासागर के देवता हमारे लिए शुभ हों। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। योगिंदर के अलग। इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब के चकवाल में हुआ। योगिंदर के अलग ने भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र विषय का अध्यापन कार्य किया। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दे चुके थे। वर्ष 1979 में इनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसे अलग समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस टास्क फोर्स ने पहली बार कैलोरी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धनता संबंधी अनुमान तैयार किए थे। इन्होंने वर्ष 2006 से 2012 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अलग के जीवन मूल्यों में करुणा, नेतृत्व क्षमता, निष्पक्षता और लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।